पिछले एक साल से अगर शेयर बाजार में कोई एक थीम हर कोई रिपीट कर रहा है तो वो कह रहा है कि शेयर बाजार बबल में है। अक्सर काफी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया ये बबल कब फूटेगा, ये बबल इतना बड़ा बनता जा रहा है, आज नहीं तो कल फूटेगा और काफी सारे लोगों का मोटा नुकसान हो जाएगा। वेल, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे बबल्स की हिस्ट्री को और उससे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये बबल होता क्या है, कैसे बनता है और इससे आप किस हिसाब से बच सकते हो, किस हिसाब से इस चीज से अपने आप को सेव गार्ड कर सकते हो। तो समय शुरू होता है जब हमारे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स, इनफैक्ट कहा जाता है कि इस शख्स की आईक्यू बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। और हिंट के लिए आपको बता दूं कि इनके सर पे सेव का फल गिरा था, तो इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और इस तरह के रूल्स E=mc² ये सारी चीजें निकाली थी। आप लोगों ने गेस सही कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं सर आइजैक न्यूटन जी की। तो सर आइजैक न्यूटन जी जब थे तो उस समय पे जब उनने ठीक ठाक पैसे बना लिए थे, उनको एज ए साइंटिस्ट काफी लोग रिकॉग्नाइज करने लग गए थे और अच्छे खासे, मतलब आज के रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए थे। तो उस समय पर एक कंपनी आई जिसका नाम था साउथ सी। जी हाँ, ये मॉडर्न डे वर्ल्ड की पहली रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट बबल की कहानी है जिसको कहते हैं साउथ सी बबल। तो यहां पर बेसिकली क्या हो गया था कि उस समय पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, या फिर आप एक तरीके से यूके ले लीजिए, स्पेसिफिकली यूके ले लीजिए, तो यूके उस समय पे काफी ज्यादा डेट उर्फ कर्जे से जूझ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम सब जानते ही हैं, तो ये लोग सब तरीके ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से इस डेट से निकला जाए। और उसी समय पर कुछ लोग आए, उन्होंने कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम था साउथ सी, और उन्होंने कहा कि बॉस, गवर्नमेंट के जितने भी कर्ज हैं वो सारे क्रेडिटर्स को सरेंडर करके हम ले लेंगे, बदले में आप लोग शेयर्स खरीद लो। मतलब हम कर्जा खरीद लेंगे आप लोगों का, आप बदले में शेयर्स खरीद लो इक्विवेलेंट वैल्यू के। कहीं ना कहीं ब्रिटेन को लगा कि यार अगर हमको कर्जे से कोई निकाल सकता है तो शायद यही कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई पूरी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से चंगुल में फंसी होगी तो वो नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करती है किस प्रकार से हम यहां से निकल सकें। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट दे डिड। कुछ सालों बाद जो ब्रिटेन के गवर्नर थे, ब्रिटेन के किंग थे, वो यहाँ के गवर्नर बन गए। मतलब जो मेन प्रमुख इंसान था जिसको देख के हर कोई इंस्पायर होता था, वो यहाँ के गवर्नर बन गए। अब जस्ट इमेजिन करो, किसी देश का एक बहुत बड़ा शासक अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का गवर्नर बन जाए तो उस कंपनी में कितना ज्यादा फेथ हो जाएगा। और इस चक्कर में इनके शेयर प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लग गए। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, कर्ज दे दो शेयर से ले लो, कर्ज दे दो शेयर से ले लो। और पब्लिक में बहुत ज्यादा क्रेज चढ़ने लग गया। पब्लिक में ये न्यूज फैलने लग गई कि अरे बॉस, यहाँ पर तो जो ब्रिटेन के बड़े प्रमुख इंसान है वो इस कंपनी के गवर्नर है, तो हमें किस बात का डर, लो उठाते जाओ, बिकॉज उनके राज में तो सारी चीजें ऊपर जानी है। एंड वैसे ही हो रहा था, शेयर्स ऊपर जा ही रहे थे। उसी समय पे न्यूटन अपना एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब इस चीज पे ध्यान दे रहे थे, उन्होंने सोचा यार थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमा लूं, बिकॉज खाली पड़े पैसे पे इंटरेस्ट कमाना किसको नहीं पसंद है। तो न्यूटन ने लगाया, आज के हिसाब से, आज के वैल्यू के हिसाब से करीब 20 लाख रुपए लगाए। और उसके बाद वो बैठे रहे और हैरानी की बात है, विद इन जस्ट फ्यू वीक्स वो 20 लाख का 40 लाख हो गया। जी हाँ, 21 दिन में पैसा डबल, बिकेम जस्ट रियल फॉर मिस्टर न्यूटन। और न्यूटन ने अपना पैसा निकाला, बोले यार ये तो बड़ा ताजुब वाली चीज है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद जितना नहीं कमा पाता हूं, यहां पर उससे स्पीडीली कमा लिया। लेकिन फिर न्यूटन जी के साथ हुआ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिकॉज जब वो बैठे हुए देख रहे थे तब एक नई स्कीम लेके आई ये कंपनी ने ये कहा कि देखो बॉस, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप हमसे और शेयर्स ले लेते हो तो वो हम आपको 20% डिस्काउंट में देंगे। मतलब आप हमको पैसा दो जिससे हम डेट खरीदेंगे, बदले में आप शेयर्स लो प्लस 20% डिस्काउंट। मतलब 100 रुपीज का शेयर आपको 80 रुपीज में मिल रहा है। पब्लिक ने सोचा यार तो बड़े सस्ते में मिल रहा है, इससे बढ़िया ऑफर आज तक हो नहीं सकता, तो जाके इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां से भी शेयर ट्रिपल हो गया। अब न्यूटन देखे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कुछ महीने बीत गए और ये साउथ सी का शेयर तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर जगह पॉजिटिविटी चल रही है। बिकॉज अब एक नया स्कीम के साथ भी आ गए। उन्होंने, कंपनी ने कहा कि हमको अपने शेयर्स पे इतना भरोसा है कि अपने ही शेयर्स को खरीदने के लिए हम आप सबको लोन खुद देंगे, तो आप लोन से भी ले सकते हो, 20% डिस्काउंट पे भी ले सकते हो। और इस बार न्यूटन ने बोला भैया बहुत हो गया। न्यूटन ने अब अपने पैसे लगाए और इस बार बड़ा वाला बेट लगाया। न्यूटन ने आज के INR के हिसाब से 30 करोड़ रुपए, जी हाँ 30 करोड़ रुपीस लगा दिए। और पता है, ये ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ दिस क्रेज था।
अचानक से पता लगा ये कंपनी फर्जी है, इस तरह से कोई डेट खरीदा नहीं जा सकता है, लोगों का फेथ हिलने लग गया, मार्केट में पैनिक सेलिंग आने लग गई और ठीक कुछ हफ्तों बाद न्यूटन के 30 करोड़ रुपए गायब, जीरो। मॉडर्न डे एरा का यह पहला बबल था। लेकिन क्या यह पहला टेक्निकल बबल था? नहीं, यह तो मॉडर्न डे का बबल था, लेकिन इससे बड़ा एक बबल 1600 ईयर पे आ चुका था, 1600 ईयर पे। इसको कहते हैं ट्यूलिप मेनिया। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, अगर नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स इस समय पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा चुका था, काफी ज्यादा परेशानियां वहां पर हो चुकी थी, और उस समय पे ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा रईस थे, मतलब राजा महाराजाओं जैसे रहते थे, आलीशान जीवन रहते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके थे। अब ऐसे एक स्थिति में नीदरलैंड जब पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला और जब वो वहां से बाउंस बैक हो रहा था, बाउंस बैक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आजकल कंट्रोवर्सी हो रही है, एनीवेज, जब बाउंस हो रहा था वहां से, तो उस समय पर उन लोगों ने सोचा कि यार अब हमको भी ना रईसों जैसे रहना है, ठाठ जैसे रहना है। तो दो तरीके तो थे रईसों जैसे रहने के, भैया बिल्कुल ठाठ, बहुत सारे पैसे कमाने का। पहला तो ऑब्वियसली आप सबको पता है, अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करना। अब उनके पास तब एक्सेस नहीं था तो वो तो लाइक नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका ये था ब्रिटिशर्स को कॉपी करना। अब ये लोग देखते थे ट्यूलिप नाम का एक फूल, जो आप लोगों ने राज कपूर हो गया, शम्मी कपूर, इन सबकी मूवीज में देखा होगा, ट्यूलिप नाम का एक फूल काफी ज्यादा प्रचलित रहता था। तो ये देखते थे कि वहां पर रईसों का स्टेटस सिंबल रहता था ये फूल। जैसे आज के समय में देखिए, एरा टू एरा डिफर करता रहता है। किसी समय पे कहते थे कि भाई जो भी बंदा ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है वो रईस है, फिर आया प्लेन में जो ट्रैवल कर सकता है वो रईस है। अब बोलते कि भैया फिर आया क्रूज में जो ट्रैवल कर सकता है वो रईस है, अब जिसके पास खुद का यॉट है वो रईस है। इस तरह से ना डेफिनेशन चेंज होते रहता है। तो उस समय पर क्रेज ये था कि जिसके पास ट्यूलिप का फूल वो ज्यादा रईस है। बिकॉज क्या होता था कि नीदरलैंड्स के ट्रेडर्स मतलब व्यापारी वाले ट्रेडर्स जब बार बार जाते थे विदेश में, तो वो देखते थे कि यार ट्यूलिप का बहुत बड़ा सौदा होता है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है। तो यहां पर क्या होने लग गया, अब ट्यूलिप ये लोग खुद तो उगा नहीं सकते थे, तो बाहर से आते थे, तो हर कोई किसी भी दाम पे जो मिल रहा है ट्यूलिप उसको लेने लग गए। हद ये हो गई कि लोग हजार पाउंड्स में भी ट्यूलिप लेने लग गए। एट द पीक ऑफ दिस एरा आप लोगों को बता दूं कि एक ट्यूलिप का दाम वाज इक्वल टू 1 शिप। जी हां, एक शिप। और काफी सारे ऐसे लोग थे, ड्राइवर से लेके कर्मचारी से लेके, जो लोग इतने ज्यादा खर्च करते थे, विच वाज इक्वल टू 5 years ऑफ देयर सैलरी, सिर्फ शोबाजी के लिए। एंड एज यूजुअल एक दिन पता लगा कि भाई इस ट्यूलिप की एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, एट द एंड तो है ये फूल ही, जिसको लेके काफी सारे लोग फूल बन चुके थे, और घर पे रख के 7 दिन से ज्यादा आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, सड़ने लग गए। तो ऐसे ऐसे करके नीदरलैंड्स के जो सबसे अमीर लोग थे वो अपनी अमीरी की चोचलेपंती के चक्कर में डूब गए, एंड दैट वाज टेक्निकली वन ऑफ द फर्स्ट बबल्स। आप एक चीज नोटिस अगर करोगे तो बबल्स का मतलब ये नहीं होता कि शेयर बाजार सिर्फ ऊपर जा रहा है, बबल एसेट क्लासेस में भी होता है। जैसे हमने पहले केस में आइजैक न्यूटन के टाइम पे हमने समझा किसी एक कंपनी में बबल था, उसी हिसाब से हमने ट्यूलिप में समझा कैसे एक एसेट क्लास, ट्यूलिप को आप समझ लो जैसे गोल्ड सिल्वर इस तरह के एसेट क्लास, तो उस तरह से एक एसेट क्लास में भी बबल होता है। तो पहली चीज जो आपको आपके दिमाग में क्लियर करना है कि बबल डजंट मीन कि वो पूरे इकोनॉमी पे बबल चल रहा है, हमेशा ये साउंड नहीं करता। 2008 की अगर बात करो तो वो रियल एस्टेट का बबल था। 2001 वाली की बात अब मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं, जो कि था .com, IT रिलेटेड बबल था। उसी हिसाब से अगर आप बात करोगे 2020 में कोरोना के बाद जो डिप आया था, दैट वाज अ वैल्यूएशन बबल, बिकॉज काफी सारे वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड थे। अभी किस हिसाब का बबल चल रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले तो वो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको पहली चीज समझनी है कि बबल एसेट स्पेसिफिक्स होते हैं। दूसरी चीज आपको समझना है, बबल को फटने में कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जो आइजैक न्यूटन वाला केस हमने बताया उसमें 10-11 साल अप्रॉक्सीमेटली धीरे धीरे बिल्डअप होके फिर उसके बाद ये वाली कंपनी आई, फिर लास्ट 2 साल में वो बबल फटा। लाइकवाइज ट्यूलिप मेनिया की अगर बात करें तो ये चला कुछ 5-6 साल तक, फिर उसके बाद ये फटा था। तो लाइकवाइज आपको समझना है कि अगर हम हर राइस पे अगर कहें ये बबल है, इट्स नॉट नेसेसरी वो वहां पर फटे। समटाइम्स बबल्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लेते हैं उसको फूटने के लिए। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल अब हम एक मॉडर्न डे एरा के एक बबल से लेंगे, जो कि है .com बबल। पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये .com बबल को हम इतना ज्यादा क्यों प्रचारित करते हैं, बिकॉज ये वो समय था जब .com बबल फटने के 2 साल बाद नैस्डैक 80% अपने पीक से डाउन आ गया था, 80% डाउन आ गया था। और नैस्डैक ही क्यों इतना डाउन हुआ था, बिकॉज नैस्डैक रिप्रेजेंट करता था आईटी कंपनीज के लिए, और सबसे ज्यादा वेट आईटी कंपनीज का नैस्डैक में था, तो वहां से फट के वो इतना ज्यादा नीचे आ गया था।
आप लोगों को बता दो कि 1990s से इस बबल की शुरुआत हो गई थी। काफी सारे लोगों को लगता है 2000 2001 बबल, नहीं, 1990s से हो गई थी। 1990s में आया था कंसेप्ट ऑफ WWW विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें आप बैठ के आराम से आज जिस हिसाब से आप कुछ भी सर्च करके कुछ भी चीजें निकाल सकते, वो था। उसके बाद मोजाइक आया था 1993 में। अगर आपको उसकी भी कहानी सुननी है तो कमेंट्स में बिल लिख दीजिएगा, BILL। मैं बहुत जल्द उसके बारे में भी बताऊंगा। अब मोजाइक जब आया 1993 में तो काफी सारे ब्राउजर्स आए, इंटरनेट कंपनीज आई, फिर धीरे धीरे करके ना एक एरा चलने लग गया। हर कोई कहने लग गया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि नेक्स्ट ये जो पूरा सदी होने वाला है वो आईटी कंपनीज का होने वाला है और आईटी कंपनीज को कोई रोक नहीं सकता, और इसी चक्कर में इसका क्रेज चल रहा था। फिर 1997 में एक कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसको कम करने का बिल आया। दैट इज बेसिकली जब स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। 1997 तक एक कैपिटल गेन टैक्स का बिल जब तक कम करने वाली चीज नहीं आई थी, तब तक बहुत ज्यादा जो पैसा था वो डायरेक्ट कंपनीज में लग रहा था, स्टार्टअप्स में लग रहा था, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली गोइंग डायरेक्टली टू दीज प्लेसेस। तो 1997 में ये जैसी चीज हुई तो अचानक से ग्रोथ की पेस बढ़ने लग गई। जो लार्ज हो रहा था वो लार्जेस्ट होते जा रहा था, वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सारी की सारी जो आईटी टेक और कंपनीज थी वो ये भूल गई थी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो यूजर्स होने वाले वो तो लिमिटेड ही होने वाले, बिकॉज उस समय पे भी इंटरनेट का एक्सेस करीब करीब 360 मिलियन लोगों को मिला हुआ था, ठीक है। बट आपको एक चीज समझनी थी कि इसी दौरान पे करीब करीब इंटरनेट की छोटी मोटी बड़ी लार्ज सारी मिला के 70 मिलियन कंपनीज हो गई थी। 360 मिलियन लोगों को कैटर करने के लिए 70 मिलियन कंपनीज, उसमें से भी हर कोई ट्रांजैक्टिंग ऑडियंस होगा नहीं। मीडिया कंपनीज को तो मसाला चाहिए, जो चीज चलती है उसी को वो हाइप करते रहते हैं। जैसे अभी 2 मोटिवेशनल स्पीकर लड़ रहे हैं तो उसी को हर जगह हाइप कर रहे हैं। लाइकवाइज उस समय पे आईटी कंपनीज, न्यू टेक बिलियनर्स की कहानियां चल रही थी तो उसी को हाइप अप कर रहे थे। तो वो मीडिया कंपनीज आईपीओस को हाइप अप कर रहे थे, उनकी ब्रांडिंग की हाइप अप कर रहे थे, मार्केटिंग के स्पेंड्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तो एक पॉइंट पे क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा मार्केटिंग में लग रहा था। जो दिखता है वो बिकता है। फंड रेज किए जा रहे थे, मार्केटिंग में लगाए जाते, फंड रेज किए जा रहे थे, मार्केटिंग में लगाए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट लीक हो गई। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ये लीक हो गई कि भैया ये कुछ कंपनीज हैं, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ये कंपनीज अच्छी नहीं है। और ये कोइंसाइड हो गया, जो ट्विन टावर्स का अटैक हुआ था ना उसके साथ कोइंसाइड हो गया था। एंड दैट इज पर्टिकुलरली जब लोगों को समझ में आने लग गया, थोड़ा थोड़ा हिंट लगने लग गया कि एक सेकंड, कहीं हम अंधे होके आओ देखा ना ताओ कुछ भी आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज तो नहीं खरीद रहे। और आप लोगों को बता दूं कि ये बबल फिर क्यों फूटा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट को लो करना शुरू कर दिया फेड ने। 1995 में लोएस्ट था, अभी आप देखो तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ाने की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं वहीं पर पॉज आया। तो थोड़ा रिलेट करो, इन चीजों को टाइम लगता है। ऐसा नहीं आज बोल दिया तो कल के कल बबल फट गया और सब गिर जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम। और फिर 1999 में एक प्रॉब्लम आई, Y2K बग नाम का आया। अब Y2K बग क्या था, तो जितने भी कंप्यूटर्स उस समय पे थे उनको ट्रिपल डिजिट्स पे सेट कर दिया गया था डेट्स। तो कैसा होता था कि जैसे कि अगर मान लो आपको 1999 बोलना है तो 99 लिखा था, 1998 तो 98, 48 तो 48। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब 2000 आने वाला था तो उस समय पर पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता, बिकॉज वो सिर्फ 2 डिजिट के हिसाब से चलता था और 0 हो जाता। बिकॉज 99 को 99 लिख रहे थे, 100 को क्या करते, सिर्फ 0 हो जाता। तो अचानक से एक हर जगह पैनिक मच गया कि ये तो बहुत बड़ा बग है। अगर 0 हो गया तो पता चला आप न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हो, अचानक से सारे रेट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है अब न्यू ईयर की पार्टी में आपका खर्चा 20,000 हुआ हो लेकिन बिल आ रहा है 80,000 का, क्योंकि पूरा डेट हिल गया तो सारी चीजें, सारा सिस्टम हिल जाएगा। और इसका पूरा बागडोर इंडिया को दिया गया था। बेसिकली इंडिया का जो टेक कंपनीज थी इसलिए काफी ज्यादा ग्रो करी क्योंकि काफी ज्यादा चीजें आउटसोर्स की गई थी। इसके बारे में मैं बाद में कभी बहुत जल्द बताऊंगा अगर आप लोग सफिशिएंट लाइक्स करते हो इस वीडियो पर। तो ये लो इंटरेस्ट रेट जब हो गया तो इसके बाद क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ट्विन टावर का अटैक हो गया, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ गई, जापान में रिसेशन आ गया। उसके बाद सेल ऑफ शुरू हुआ। सेल ऑफ कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ कि एक, जैसे एग्जांपल के हिसाब से बताओ, pets.com नाम की एक कंपनी थी जिसको अमेजॉन बैक कर रहा था। उसके जब आईपीओ आया था तो वो खतरनाक तरीके की लिस्टिंग हुई थी, $10-15 के ऊपर खतरनाक वो भग रहा था। पर ये विद इन अ फ्यू डेज 70 सेंट्स पे आ गया। एंड जैसे ही वो बबल फटा, नैस्डैक 80% गिर गया। कंटेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि इंडिया के जो म्यूचुअल फंड में सेक्टरल फंड्स थे उस समय पे, उन सेक्टरल फंड्स में से काफी सारे आईटी सेक्टरल फंड्स थे। जान के शॉक हो जाओगे, आज आप बात करते हो 15% सीजर, 16% सीजर। आईटी के सेक्टरल फंड साल साल भर में 2x 3x रिटर्न दे रहे थे। मतलब आप सोचो, इसको कहते हैं बबल।
तो पहली बात है, बबल में आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, आपको ऐसा क्रेज होगा बढ़ता हुआ जिसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इकोनॉमिक ग्रोथ लग रहा है। हम कोई स्पेसिफिक एसेट क्लास की नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हम बात कर रहे हैं किस हिसाब से काफी ज्यादा इनफ्लो ऑफ मनी इन आवर कंट्री आएगा, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के चक्कर में बढ़ रहा है। तो आपको ये चीज समझनी है, और इलेक्शन वाला वीडियो हमने कुछ दिन पहले बनाया था कि किस प्रकार से इलेक्शन आने के 6 महीने पहले मार्केट भागता है, और जब से हमने वो वीडियो बनाया वहां से 13% ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, और 13 से 15%, 12 से 15% हमने बोला था, ऑलरेडी 13% वहां से हो चुका है। तो आपको एक चीज समझनी है कि आपको पहले समझना पड़ेगा किन फैक्टर्स के कारण ये बढ़ रहा है। लेकिन फिर पॉइंट ये उठता है कि भाई साहब, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बबल? तो उसके लिए मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं। सो बबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा साइकिल्स में बूम और बस्ट होता है, और मनी सप्लाई अकॉर्डिंगली बढ़ता है या फिर घटता है। एक सिंपल सा अगर लॉजिक लगाया जाए तो जब भी फेड बहुत जल्दी रेट कट करने शुरू कर देते हैं, लोअरिंग द रेट कट, अभी तक बढ़ने की बात होती है, अब स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, बट लगातार जब कटने की बात होती है तो मनी प्रिंटिंग जब बढ़ जाती है तो ये एक बबल का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज पैसा इतना इजीली मिलता है कि लोग कुछ भी अनशन चीजें करने लग जाते हैं। एक सिंपल सा एनएफटी का आप देखिए, एनएफटी का बबल कब बना था? जब लोग फार्ट करके उसका एनएफटी बना के बेच रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक हीरोइन थी, वो फार्ट करती थी और उसको लोग खरीद रहे हैं। कोई एक ट्वीट है, उसको एनएफटी बना के उसको बेचा जा रहा है। तो दिस वाज बेसिकली अ बबल, अ हाइट, कि भैया लोअर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में मनी सप्लाई इतना है कि लोग कुछ भी अनशन खरीदे जा रहे हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरा, जब स्पेंडिंग पावर सबकी बढ़ जाएगी, अपने आसपास देखना, जब ऐरा गैरा नत्थु गैरा हर कोई बहुत खतरनाक स्पेंड कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रईस लोग, सब जब कर रहे हैं, वो हो गया। तीसरा, जब यूफोरिया अक्रॉस द सेक्टर्स टू द पीक लेवल होगा, और यूफोरिया का मतलब 10-20% नहीं होता। जब आप देख रहे हो कि भैया कोई सड़े से सड़े स्टॉक भी 200-300% चढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो कमेंट्स में बताओ अगर आपको ये सारे इंडिकेशंस दिख रहे हैं। तीसरा, जब अचानक से बहुत हैवी प्रॉफिट टेकिंग विद इन अ वीक हो जाती है, या अगर आप पैरामीटर देखोगे, चाहे लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो, 2020 का क्राइसिस हो, 2004 के आसपास छोटा सा जो डिप वाला चीज आ रहा था तब होगा, जब भी ये सारी चीजें हुई हैं तब विद इन ए वीक एक बहुत बड़ा डिप, एंड पॉइंट्स के हिसाब से नहीं, परसेंटेज, मतलब 5-6% का डिप अगर आपको एटलीस्ट दिख रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, हिस्टोरिकल टाइम्स का जो पी होता है इंडेक्स का, वो 18, 19, 21 तक कंफर्टेबल है, 25 के ऊपर रिस्की हो जाता है। लेकिन आप इसको इंडिविजुअल लेवल्स पे इंडिया में चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? बिकॉज इंडिया का जो निफ्टी 50 होता है, काफी सारे लोग बोलते हैं ना निफ्टी का पी बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन, आधी अधूरी ज्ञान मतलब। आपको ये भी समझना है कि निफ्टी में काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो एफएमसीजी के, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का वेट इतना ज्यादा है, उसका पी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो एवरेज पी तो बढ़ ही जाएगा। तो आप उसको हटा के जब आप मापोगे तब आपको एक फेयर पिक्चर मिलेगा। तो ये वाली चीज हो गई। एंड फाइनली, मार्केट कैप टू जीडीपी, ये वॉरेन बफेट सर का एक इंडिकेटर होता है। 72 के आसपास जब ये दिखने लग जाए कंज्यूमर सेंटिमेंट, तब आपको थोड़ा सा सतर्क रहना। तो ये थोड़े टेक्निकल तरीके थे। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या हमारा बाजार बबल में हो सकता है, लेकिन क्या ये कल के कल फूट जाएगा, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में? नहीं। हेल्दी करेक्शन जरूर आ सकता है आने वाले समय पे, पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।